गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपको रीड करा रहा था चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। मैंने ये आपको चैप्टर 17, 18, 9 तक कंप्लीट करा दिया था। आज आपको यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो बस आप समझते जाइए, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर 2 shows how the system of states in French society was organized। अब ये जो फिगर 2 है ये बताता है कि किस तरीके से जो स्टेट में जो सिस्टम डिवाइड किया जा रहा था वो फ्रांस सोसाइटी के अंदर ही था। ओके, आगे देखते हैं। पीसेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो आम जनता थी ना उस समय, जो लगभग 90% थी, वो टोटल पॉपुलेशन की 90% थी उस समय। जो आम जनता थी, जो कॉमन मैन थे, वो 90% थे उस समय। हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। बहुत कम ऐसे थे उनमें जिनके पास अपनी ज़मीनें थी जिस पर वे अपनी खेती कर सकते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड was owned by nobles, the church and other richest members of the third estate। अब जो लगभग 60% भूमि थी वो जो वहाँ पर बड़े लाइन के लोग थे उन्हीं के पास थी, जिन्हें उस टाइम पे लॉर्ड बोला जाता था। चर्च और थोड़ी सी वो चर्च के पास थी। बड़े बड़े रईस लोग थे थर्ड स्टेट के, उनके पास थी। जो ज़मीन जो है हर किसी के पास नहीं थी, जो ऊंचे लेवल के लोग थे सिर्फ उन्हीं के पास थी। उनमें चर्च भी हुआ करते थे और अमीर लोग इस तरीके के थे उस समय। आगे देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स डेट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब जो शुरू के जो स्टेट थे उनके जो मेंबर्स हुआ करते कि जैसे प्रिविलेजर्स नोबिलिटी थे, उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी जन्म से ही। ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दोज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेज टू द स्टेट। सबसे बड़ा इनका जो था कि इन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता था उस समय। इनकी सबसे बड़ी ये थी कि इन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। द नोवेल फर्दर एन्जॉयड फ्यूडल प्रिविलेजर्स। अब उनको कुछ और फ्यूडल सुविधाएं भी दी जाती थी, जैसे These included feudal dues which the extracted from the peasant। जो फ्यूडल के ड्यूज हुआ करते थे ना, वो ज़्यादातर लोगों से ही वसूले जाते थे। इनके जो फ्यूडल के ड्यूज थे वो इनको ना देकर जो लोगों से वसूले जाते थे उन्हीं से पे कराया जाता था। peasant were obliged to render service to the lord, to work in this house, field, to serve in the army, एज टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग एंड रोड्स। ठीक है। अब ये लोग थे ना, उनको क्या करना था, उनको जो बड़े बड़े जो लोग थे ना, उनको लॉर्ड या हाई स्टेट के लोग कहते थे, उनको सर्विस प्रोवाइड करते थे ये लोग। जैसे कभी उनके घरों में काम करते थे, उनके खेतों में काम करते थे, उनकी आर्मी को देख रहे हैं या उनके रोड बनाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिट्स फ्रॉम द पीसेंट। अब चर्च जो थे वो भी अपना टैक्स का हिस्सा जो है टिट्स, उसे जो है चर्च के टैक्स के हिस्से को टिट्स कहते थे, जो इसमें ये दिया हुआ है। ठीक है। तो जो है वो भी लोगों से ही वसूला जाता था। वो भी उन चर्च वालों को वो भी नहीं देना पड़ता था। ठीक है, वो भी उससे ही वसूला जाता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। और जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे ना, इन सबको पूरा का पूरा टैक्स स्टेट से ही भरना पड़ता था। आज देखते हैं। दिस इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेली एंड ए मेंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लिव और आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और तंबाकू। इनके अब एक टैक्स हुआ करता था जिसे डायरेक्ट टैक्स बोलते थे, वो टैली, उसको टैली कहते थे डायरेक्ट टैक्स को। और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी लगते थे उसमें, जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि नमक है, तंबाकू, इन पर टैक्स देने पड़ते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थॉट टैक्सेस वॉज borne by the third states alone
और ये जो बहुत भारी बोझ डाला गया था उन पर टैक्स, वो जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी स्टेट्स की, उन्हें उनके लिए जो टैक्स वसूला जा रहा था उनका असर जो वो धीरे धीरे सिर्फ थर्ड स्टेट पर ही पड़ता जा रहा था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनके स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोड फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन 1789। अब देखिए, अब जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी ना वो 1715 में 23 मिलियन थी, वो आगे जाकर 28 मिलियन हो गई 1789 में। ओके, आगे देखिए, द लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, और जितना पैदावार हो रही थी उतनी डिमांड के हिसाब से पैदावार कम थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रोज़ का मतलब ब्रेड भी जो लोग ब्रेड खाते थे ना वो मेन फूड माना जाता था उस समय, क्योंकि ब्रेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हाई प्राइस पे, तो उसके दाम बहुत बढ़ चुके थे इस टाइम पे। आगे देखते हैं। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर्स फिक्स्ड देयर वेजेस। बहुत सारे जो हैं वर्कर्स जो हैं लेबर्स की तरह काम करते थे वर्कशॉप में, और उनकी मजदूरी जो है फिक्स थी उस समय, चाहे कितना भी काम करें उनको फिक्स ही मिलती थी। But wages did not keep pace with the rise in prices। तो जितनी मजदूरी उन्हें मिलती थी ना वो उनके लिए पूरा नहीं, जो उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी जितनी उन्हें मजदूरी यानी कि वेजेस मिलती थी उस समय। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, जिसकी वजह से जो है गरीब और अमीरों के बीच जो गैप बढ़ता जा रहा था उस समय। ठीक है, थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। तो उस समय परेशानी और बढ़ गई कि सूखा पड़ जाता था, लोग हेलस्टोम आ गया वहाँ पर, तो इसकी फसल बर्बाद होगी, तो इसकी वजह से उनकी परेशानी और बढ़ जाती थी। द लेड टू द सब्सटेंस क्रूसेस समथिंग दैट ऑक्यूर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिमे। इससे सब्सटेंस क्रूसेस होती थी ना जो बार बार फ्रांस में हो रही थी ओल्ड रेजिमे के टाइम पे। तो सब्सटेंस क्राइसिस मतलब होता है कोई ऐसी आपदा जो मतलब नेचुरल ना हो, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा ही होती हो, किसी इंडिविजुअल, जैसे मैन की खुद की वजह से हो रही, जैसे कभी कभी दाम बढ़ गए, फसल बर्बाद हो गई, मतलब नेचुरल ना हो। ठीक है, तो काफ़ी बार फ्रांस में हो रही थी ओल्ड रेजिमे के टाइम पे। ठीक है, सब्सटेंस क्राइसिस का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो क्लास अब मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया पूरा। ठीक है, तक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है ग्रोइंग मिडिल क्लास से नेक्स्ट डे आपको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये चैप्टर यहाँ तक पूरा रीड करा दिया, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए यहाँ तक, तो मैं आपको एक दिन में पूरा यहाँ से यहाँ तक बता दूँगा। ओके क्लास, ओके, थैंक यू।